गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है एल्कोहल फिनॉल वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम अपन वापस से अपने फर्स्ट पेपर की तरफ आते हैं और अपनी फर्स्ट यूनिट ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट करते हैं कि आवर्त सारणी में डी खंड के तत्व एस व पी खंड के क्या मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। सारे डी खंड के तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी कोष में प्रवेश करता है तो अपन क्या कहते हैं, उन्हें डी खंड के तत्व। ठीक है, डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में प्रवेश ना करके के किस में करता है, अंदर वाले उपांतीय कोष में प्रवेश करता है। इस खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखें तो कितना होता है, n-1 डी 1 से 10 से NS 0 से 2 तक होता है। ठीक है, डी खंड के तत्वों में Hg कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, और डी खंड के बाईं ओर स्थित क्या वर्ग संख्या 1 व 2 प्रबल वैद्युत धनी प्रकृति के होते हैं, अतः आयनिक बंध बनाएंगे, जबकि दाईं ओर स्थित तत्व सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इन दोनों चरम स्थितियों के मध्य डी खंड के तत्व स्थित रहते हैं। ठीक है, जिसे अपन संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। डी खंड के डी खंड के वे तत्व जिनका डी कक्षक आंशिक भरा हो। ठीक है, जैसे डी 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं परमाणु व आणविक अवस्था में। जबकि डी खंड के वे तत्व जिनके परमाणु आयनिक कक्षा में D0 या D10 विन्यास हो, कंप्लीट फील हो, तो वे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। ठीक है, D0 से D10 वाले ध्यान रखना। जैसे कि परमाणु अवस्था की अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे Cu है कॉपर, तो D10 इसका विन्यास होता है 3D10 4s1। ठीक है, उसको आयनिक अवस्था में देखें तो इसका आयनिक अवस्था में विन्यास कितना है, 3D9 और 4s0। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सी सेकंड की, बस Cu सेकंड की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार Pd की बात करें, ठीक है, तो Pd का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4D10 5G0। अगर Pd+2 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4D8 5s0। उसी प्रकार अगर अपन Au की बात करें लास्ट में कि Au 79 है इसका एटॉमिक नंबर। अगर इसका परमाणु अवस्था की बात करें तो इसका होता है 5D10 6s1। और अगर अपन Au+3 की बात करें, ठीक है, तो इसकी आयनिक अवस्था में इसका विन्यास होता है 5D8 और 5s0। अतः परमाणु अवस्था में ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। ठीक है, जबकि आयनिक अवस्था में ये क्या, ट्रांजिशन में एलिमेंट की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि Zn की बात करें अगर अपन, के Zn है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3D10 4s2 होता है। अगर ये आयनिक अवस्था की बात करें तो आयनिक अवस्था में भी क्या है, 3D10 और 4s0 है। Cd की बात करें, Cd का होता है 4D10 5s2 और आयनिक अवस्था में होता है 4D10 5s0। Hg का होता है 5D10 6s2, जबकि आयनिक अवस्था में इसका होता है 5D10 और 6s0। ठीक है, ये तत्व क्या है, परमाणु व आयनिक अवस्था दोनों में संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि D10 इनका विन्यास है वो कंप्लीट है। ठीक है, पूर्ण पूरी इसके पास डी कक्षक है, इसलिए संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार नहीं करते। संक्रमण तत्व की तरह के वे तत्व व्यवहार करते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेकर क्या हो, D9 तक हो। ठीक है, और D0, ठीक है, और D10 इनका विन्यास कंप्लीट है, इसलिए क्या, संक्रमित तत्व की तरह व्यवहार नहीं करते। जैसे कि 3 अपन एग्जाम्पल देखे, ना तो परमाणु अवस्था में करते हैं, ना ये आयनिक अवस्था में व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें सारणी में, ठीक है, कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ, क्या आवर्त फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ की बात करें, फोर्थ को क्या कहते हैं, आवर्त को 3D श्रेणी, फिफ्थ को कहते हैं अपन 4D श्रेणी, सिक्स को कहते हैं 5D श्रेणी और सेवन्थ को कहते हैं अपन 6D श्रेणी। ठीक है, अगर अपन इसके एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 3D श्रेणी में क्या है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक की। ठीक है, उसी प्रकार 4D श्रेणी है, ठीक है, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी है, आपने पहले पढ़ी होगी। ठीक है, हम यहाँ पर 57 मतलब 57 और 89 के ऊपर स्टार लगा रखा है। देखिए यहाँ से आप देखिए स्टार यहाँ पर
ये स्टार लगा रखा है यहाँ पर, मतलब यहाँ से इसके आगे लेंथेनम से आगे तो लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनम से आगे एक्टिनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है, ठीक है, एफ ब्लॉक वाली। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन 3D श्रेणी की, ठीक है। 3D श्रेणी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। इस श्रेणी में क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के कुल 10 तत्व सम्मिलित है। 4D श्रेणी में देखें तो क्या परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 तक मौजूद है। 5D श्रेणी में इस श्रेणी के परमाणु क्रमांक 57 से लेंथेनम से लेकर के परमाणु क्रमांक 72 होफियम तक से परमाणु क्रमांक Hg तक है। और परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक कुल 14 तत्वों का आवर्त सारणी के आधार पर अलग से रखा गया है, जिसे अपन एल से लेंथेनम से दर्शाते हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है। और 6D श्रेणी की बात करें, ठीक है, परमाणु क्रमांक 89 तथा परमाणु क्रमांक 104 से 112 तक इस श्रेणी के तक प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक कुल 14 तत्वों को आधार में रखा गया है, जिसे अपन एक्टिनम से मिलते हैं, मतलब जिसके गुण किसी एक्टिनम से मिलते हैं, और इन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्टिनोइड्स कहते हैं। डी तत्वों के डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। डी एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों में लंबवत समानता नहीं पाई जाती, जबकि क्षैतिज समानता पाई जाती है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट में इक्वल होंगे, जबकि क्षैतिज में देखते हैं तो इसमें तत्व में ऊपर से नीचे जाने पर समानता नहीं दिखेगी। इस खंड के तत्व अधिकांश तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये तत्व उत्प्रेरक के गुण रखते हैं, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इन डी एलिमेंट्स को अपन एज ए कैटालिस्ट यूज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने देखा होगा काफ़ी रिएक्शंस के अंदर सी डी पी डी, ठीक है, जेड एन आदि को अपन क्या एज ए कैटालिस्ट यूज ले रहे हैं। अधिकांश तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों के रंगीन तथा अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। इन कलर्ड इनके कंपाउंड कैसे होंगे, एक तो कलर्ड होंगे और एक पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये तत्व अंतरकाशीय यौगिक व मिश्र धातु बनाते हैं। इनके साथ साथ ये तत्व कठोर तन्य तथा विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। डी खंड में बाएं ओर स्थित तत्व अधिक क्रियाशील तथा दाईं ओर स्थित तत्व कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अगर अपन डी ब्लॉक की बात करें तो क्या बाएं बाएं तरफ तो स्थित जो तत्व होंगे लेफ्ट साइड में जो होंगे वो तो होंगे क्या अधिक क्रियाशील, जबकि राइट साइड में जो मौजूद है वो क्या होंगे, कम क्रियाशील। साथ ही किसी एक वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे पहले अपन ने देखा था और सारणी में स्टार्टिंग में होता है, प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार में कितना 0.8 से लेकर के 0.7 एंगस्ट्रॉन का अंतर होता है, जबकि द्वितीय से तृतीय श्रेणी के परमाणुओं के आकार में कितना 0.2 एंगस्ट्रॉन का अंतर होता है, अर्थात परमाणुओं का लगभग क्या होता है, समान होता है। यही कारण है कि डी खंड के तत्वों के अध्ययन से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन अलग से किया जाता है, जबकि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन अलग से किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन 3D श्रेणी को, ठीक है। डी ब्लॉक या डी खंड के मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सबसे पहले देखते हैं अपन क्या 3D श्रेणी। 3D श्रेणी को स्टार्ट करते हैं कि 3D श्रेणी की अगर अपन बात करें तो कितने 10 एलिमेंट है टोटल, ठीक है, 21 से लेकर 30 तक, ठीक है। शक्ति विक्रमण ठीक है, फेकोनी कूजन, इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब अपन इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो जगह इसका अलग आएगा, ठीक है। दो जगह इसमें एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक तो 24 नंबर पे, ठीक है, और एक 29 नंबर पे। ध्यान रखने योग्य चीज़ें यही हैं, ठीक है। बाकी का तो सिमिलर चलता है सीक्वेंसली, बस 24 और 29 नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है। जैसे अपन स्केडियम का देखते हैं कि सबसे पहले इसका इसका कितना है AR, ठीक है, 3D1 4s2 आर्गन मान लिया अपन ने, इसका है 3D1 4s2। टाइटेनियम का है 3D2 4s2। उसी प्रकार वेनेडियम में कितना होना चाहिए, 3D3 4s2। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम का कितना है, 3D4 4s2 ना होकर के कितना है, 3D5 4s1, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पर अब इसका जो ये क्यों आता है वो आगे अपन स्टडी करेंगे, अब इतना समझ लीजिए, इसका अलग है, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं अपन मैग्नीज का कितना है, वापस से 3D5 4s2,
ठीक है। उसके पश्चात Fe का है 3d6 4s2, कोबाल्ट का है 3d7 4s2, निकल का है 3d8 4s2। अब यहाँ पर कितना 3d निकल के बाद में कॉपर कॉपर है तो उसका कितना होना चाहिए 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसका इसका कितना है 3d10, ठीक है, मतलब पूर्ण पिन है, और कितना है 4s1 है, ठीक है। तो 24 और 29 दो जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है अपने को 3D श्रेणी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जेड का कितना है 3d10 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि यहाँ दो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद स्वरूप भिन्न है। क्रोमियम 24 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 के स्थान पर कितना होता है 3d5 4s1 है। उसी प्रकार कॉपर की बात करें अगर अपन तो कितना है 29 में 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s2 है, क्योंकि अब इसका रीजन ध्यान रखिए, ये स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। अतः एस व डी कक्षक की ऊर्जा लगभग क्या होती है, बराबर होने से क्रोमियम में 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या 3d में आ जाता है, अतः विन्यास 3d5 हो जाता है, जो कि अर्धपूरित होने के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब क्रोमियम में क्या होता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरी कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, और एस और डी कक्षक की जो एनर्जी है वो लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। तो क्रोमियम और कॉपर के अंदर क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एस से कहाँ चला जाता है, डी कक्षक के अंदर चला जाता है, कि समान इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन वितरित होता है तो दोनों कक्षकों की ऊर्जा क्या लगभग समान है, तो ये एस में ना जाकर के डी में चला जाता है, इस और वहाँ पर जाके स्टेबलाइज हो जाता है, और जो कि अर्धपूरित होने के क्या प्रमाण देती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या की बात करें, एटॉमिक रेडियस की अगर अपन बात करें इसके अंदर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चले 21 से लेकर 30 तक, स्केडियम से जेडन तक। तो उपरोक्त आंकड़े देखें, सबसे ज़्यादा देखिए कि इसकी स्केडियम की 1.65, उसके बाद में 1.47 36 और 38, मतलब एक से एक फिक्स अमाउंट के अंदर घट रही है, ठीक है, और जेडन की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या में नियमित क्या परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात क्रोमियम तो लगातार परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है, तब बीच में इसका मान क्या हो जाता है, लगभग कांस्टेंट हो जाता है, एक का फर्क आता है, जैसे कि कॉपर और निकल की देखें, कोबाल्ट और निकल की देखते हैं अपन तो इसकी क्या है कि समान है, ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, देखिए यहाँ से कॉन्स्टेंटली चल रही है यहाँ तक, ठीक है। अर्थात कॉपर तक लगातार परमाणु ऊर्जा घटती है तथा बीच में इनका मान स्थिर हो जाता है और बाद में क्या पुनः बढ़ने लगता है, तथा जेड के बाद में वापस से स्टार्ट हो जाती है बढ़ना, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के आकार में परिवर्तन को हम निम्न कारकों द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है, कि अब जो परमाणु ऊर्जा में एटॉमिक रेडियस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।